Hello students, welcome to Education Point. Yes, today we will discuss about the NCERT chapter, Neural Control and Coordination. Okay, तो ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, इनकी लाइन से आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। एंड स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी के, वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं ताकि अंदर बॉडी के होम्योस्टैटिस मेंटेन हो पाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योस्टैटिस? होम्योस्टैटिस का मीनिंग मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, टू मेंटेन इंटरनल कंडीशन भी कह सकते हैं। इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना, बाहर चाहे कोई भी कंडीशन हो रही हो, अंदर की कंडीशन को मेंटेन करना है। इसका एक एग्जांपल टेम्परेचर को मेंटेन करना भी है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो। तो होम्योस्टैटिस की कंडीशन में सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे बॉडी में इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस की जाती है। कोऑर्डिनेशन इज द पासेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट दैट फंक्शन ऑफ वन अनदर। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के फंक्शन पे के साथ कोऑर्डिनेट करता है या फंक्शन को इफेक्ट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप बहुत विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइम आपको जरूरत है एनर्जी की, एटीपी। और एनर्जी लेने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, पहला ग्लूकोज, दूसरा ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज सेल के अंदर प्रेजेंट है एंड इसको बहुत तेजी से सर्कुलेट करने का काम ब्लड का होता है, ब्लड को पहुंचाना होता है इस ग्लूकोज को हर एक सेल में, और ऑक्सीजन को भी ब्लड को पहुंचाना होता है। तो ये सारी प्रोसेस के लिए हमारा क्या तेज हो जाता है, क्या फास्ट हो जाता है एक्सरसाइज करते समय? कार्डियक एक्टिविटी, जिसको हार्ट की एक्टिविटी कहते हैं, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, और ब्रीदिंग एक्टिविटी, जिसको रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कहते हैं, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ये बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, कार्डियक एक्टिविटी यानी हार्ट बीट, हार्ट रेट, ये सब बढ़ जाएगा ताकि आपकी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई मिल सके हर एक सेल को जो काम कर रही है बहुत तेजी से। ओके, इस चीज के लिए उस टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि ये दोनों सिस्टम काम कर रहे होते हैं। दिस वन इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन। तीनों सिस्टम का ये कोऑर्डिनेशन है। एंड नेक्स्ट वन, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेशन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया। हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इंक्रीज द ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स, तो हम हाई बीपी भी कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, ठीक है। एंड व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप, फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, द एक्टिविटीज ऑफ नर्वस एंड नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। जब बॉडी को उतना अमाउंट में एनर्जी चाहिए ही नहीं, तो ये प्रोसेस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन आर कोऑर्डिनेटेड, एक साथ काम कर रहे होते हैं while the performing physical exercise। देखिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इन अवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हॉर्मोन्स आते हैं, ग्लैंड है जो कि हार्मोन का सीक्रेशन करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। हार्मोन का सीक्रेशन तभी होगा जब नर्वस सिस्टम उस पे जाके एक्ट करेगा, और हार्मोन के चेंजेस होने से नर्वस सिस्टम भी इफेक्टेड होता है। तो दोनों एक दूसरे के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं। यस, एंड एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करती है। यस, नेक्स्ट वन, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जल्दी रिस्पॉन्स देने के लिए न्यूरल सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाता है, जिसको आप देखेंगे बाय द हार्मोन भी ये काम करता है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड अ केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन। न्यूरल सिस्टम एक नेटवर्क जिसको न्यूरॉन कहते हैं उससे काम करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के थ्रू काम करता है। In this chapter, you will learn about the neural system of a human, mechanism of neural coordination like transmission of impulses. Transmission का मतलब होता है कि एक यहाँ पे कुछ स्टिमुलस मिला है, स्टिमुलस में भी लाइट, इसमें भी केमिकल, मैकेनिकल, टच, साउंड, कुछ भी हो सकता है। जो नर्व को एक्टिव कर दे उसको स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस जो नर्व को एक्टिव कर दे उसको स्टिमुलस कहते हैं। तो जैसे ही नर्व में स्टिमुलस मिला, ये आगे तक इलेक्ट्रिक करंट पहुंचता कैसे है, ये आगे तक नर्वस सिस्टम में नर्व का इम्पल्स कैसे पहुंचता है, इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस द साइनेप्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे पहुंचा, इज कॉल्ड अ कंडक्शन अक्रॉस द साइनेप्स। एंड द फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन अचानक से होने वाला इनवॉलेंट्री एक्शन है, जिसमें कि आपका ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हैं। कुछ रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन पार्टिसिपेट करता है, मैं बताऊंगी कौन से है वो। बाकी मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हैं। यस, next one, the neural system of all animal is composed of highly specialized cells called neurons. Neurons is a structural and functional unit of nervous system. Okay, this one can be detect, ये क्या क्या काम कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, किसी स्टिमुलस को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट ऑल काइंड ऑफ द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई इज अ प्लूरल ऑफ स्टिमुलस।
स्टिमुलस सिंगुलर फॉर्म है, स्टिमुलाई प्लूरल है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में न्यूरल सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप में नहीं है, न्यूरॉन्स का कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स के बने होते हैं, इस तरीके से जाल बना होगा, नेटवर्क बना होगा। सबसे पहले जो न्यूरल सिस्टम देखने के लिए मिला है वो हाइड्रा में देखने के लिए मिला है। इससे ऊपर तो पॉरीफेरा आता है, पॉरीफेरा में तो वैसे भी कुछ नहीं है, कोई टिश्यू भी नहीं है वहाँ पे, सेलुलर लेवल पे लाया करते हैं पॉरीफेरा। द न्यूरल सिस्टम इज अ बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में सबसे जो एक कड़ी चलती हुई आ रही है उसमें अगर हम देखें फाइलम के अकॉर्डिंग, तो इंसेक्ट में ही नर्वस सिस्टम थोड़ा अच्छे से डेवलप हो पाया है, क्योंकि उसके बाद सब में मिलेगा, इंसेक्ट में डेवलप हुआ है उसके बाद सारे में मिलेगा। हालांकि प्लेटेहेल्मिन्थेस से नर्व कॉर्ड आ गई थी, प्लेटेहेल्मिन्थेस से नर्व कॉर्ड आ गई थी। नर्व कॉर्ड क्या होती है मैं बता देती हूँ। दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ इंसेक्ट। अब इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, इनके पास ब्रेन नहीं है, ब्रेन की जगह इनके पास गैंग्लिया होते हैं। गैंग से याद रखोगे, गैंग्लिया इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का गुच्छे को गैंग्लिया कहते हैं। इसमें से तो नर्व कॉर्ड निकल कर आ रही होती है, दो नर्व कॉर्ड होती है इनवर्टिब्रेट के पास, और हम है वर्टिब्रेट, सारे वर्टिब्रेट के पास एक नर्व कॉर्ड होती है, सिंगल होती है। इनकी नर्व कॉर्ड वेंट्रल रीजन पे प्रेजेंट है, वेंट्रल वेंट्रल रीजन पे प्रेजेंट है, ये वाला ऊपर वाला एरिया डोर्सल होता है, तो इनकी नर्व कॉर्ड वेंट्रल रीजन पे प्रेजेंट है, लेकिन हमारी यानी वर्टिब्रेट्स की नर्व कॉर्ड डोर्सल रीजन पे होती है। तो यहाँ पे गैंग्लिया एक ब्रेन की तरह काम कर रहा है और न्यूरल टिश्यू है, ठीक है। ऐसा प्लेटेहेल्मिन्थेस मेंशन कर देती हूँ मैं, प्लेटेहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हुआ और नॉन कॉर्डेट का लास्ट मेंबर होता है हमारा हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन तक चलेगा ऐसे, ठीक है। नाउ वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। वर्टिब्रेट के पास बहुत डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। अभी आप देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है जो हमारी बॉडी का सेंटर पार्ट है, तो हमारी बॉडी का जो सेंटर पार्ट है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाले पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। दिस वन इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपके हाथों और पैरों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस वन प्रेजेंट ऑल ओवर अवर बॉडी, दिस वन इज कॉल्ड अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स है उसमें जो प्रेजेंट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप चल रहे हैं, ओके। जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन है उसमें जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है पेरिफेरल वाला इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। And next one, yes, CNS include है brain, spinal cord, ये बता चुके हैं, information processing and control is a site for information processing। सारी information यहाँ पर आएगी, उसकी process चलेगी और उस पे action लिया जाएगा, control होगा। The PNS comprises all nerves of the body associated with the CNS। PNS जो है वो CNS से ही जुड़ा होता है, कोई भी न्यूरॉन्स CNS से होता हुआ या CNS में ही पहुंचेगा, या फिर जो बॉडी में आ रहा है वो भी CNS से ही आएगा। दो टाइप के हमारे नर्व फाइबर है, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट नर्व फाइबर जो है वो ब्रेन में लेके जाने का काम करते हैं, तो यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ सीएनएस, आई मीन सेंसरी ऑर्गन टू, सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस। सेंसरी ऑर्गन हमारे आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन, दीज आर द 5 सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक सिग्नल लेके जाएंगे, ऐसे नर्व को सेंसरी नर्व फाइबर भी बोलेंगे। इफरेंट जो कि सीएनएस से आपके मोटर या फिर इफेक्टर तक लेके आ रहे हैं, इफेक्टर इज मे बी अ मसल्स, ग्लैंड, कुछ भी हो सकता है। सीएनएस से जो इफेक्टर तक लेके आ रही है नर्व उनको मोटर नर्व कह दिया जाता है, ओके। Efferent nerve fiber transmit the impulse from the tissue to the CNS, okay, CNS में लेके जा रही है। And the efferent जो कि regularly impulses from the CNS to peripheral, यानी आपकी बॉडी ऑर्गन में आना, CNS से बॉडी ऑर्गन में आना, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। Here is somatic nervous system and autonomic nervous system, दो में डिवाइडेड है। इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप चल रहे हैं ऑर्गन, वो दो प्रोसेस से चलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक में ज्यादातर चीजें कॉन्ट्रैक्ट वाली आती हैं, कुछ एक दो एक्सेप्शन है, कॉन्ट्रैक्शन, और पैरासिम्पैथेटिक में पैरों से याद रखोगे नीचे करने वाला, तो डायलेशन, डायलेशन, ओके। तो अगर मैं बात करूँ सिंपैथेटिक की, तो यहाँ पे तीन चार चीजें याद रखना, हार्ट वाली एक्टिविटी सारी बढ़ जाएगी, हार्ट की सारी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, चाहे हार्ट रेट हो, इम्पल्स हो, कार्डियक साइकिल हो, उसका टाइम ड्यूरेशन तो फिक्स रहता है, बट द अमाउंट ऑफ ब्लड इट्स मे बी इंक्रीज, यस इंक्रीज होगा। कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड निकलता है, तो ये अमाउंट इंक्रीज होगा, हार्ट बीट गेट इंक्रीज। एंड ब्रीदिंग वाली एक्टिविटी इसी के साथ काम करती है, तो ब्रीदिंग एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक चीज क्या डिक्रीज हो जाती है, डाइजेस्टिव वाली, एंजाइम सीक्रेशन कम हो जाएगा, डाइजेस्टिव। डायलेशन वाली चीजें यहाँ पर हो रही है, इन डिक्रीज द हार्ट एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी, एंड डिक्रीज द ब्रीदिंग एक्टिविटी, एंड बट इट्स पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज द डाइजेस्टिव एक्टिविटी, सारे एंजाइम्स का सीक्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है विसरल नर्वस सिस्टम। This comprises the whole complex of our nerves and fibers, ganglia, plexus,
by which the impulses travel from the central nervous system. Plexus is also a group of neurons system to the viscera. Viscera का मतलब होता है visceral organ, जो हमारी cavity के अंदर बंद है, is called a visceral organs. And from the viscera to the central nervous system, तो viscera to central nervous system ये process काम कर रहा है, आपस में connected है, is called a visceral nervous system. Okay. Next one, neurons and neurons का structure. तो यहाँ पे देखेंगे this one is a dendrites. This one is a diagram of multipolar neurons, जिसमें बहुत सारे dendrites होते हैं. This granule like structure is called a Nissal's granules, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. राइबोसोम और आरआरएनए का पार्ट है ये, राइबोसोम प्लस आरआरएनए. तो ये क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. दे फॉर्म द प्रोटीन. एंड नेक्स्ट वन, ये जो पार्ट है साइटोन इज आल्सो कॉल्ड अ सेल बॉडी एंड इज आल्सो कॉल्ड द सोमा. ओके. एंड एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, एक ही न्यूक्लियोलस मिलेगा. एंड दिस वन इज अ एक्सॉन. एक्सॉन साइटोन से सिग्नल को दूर लेके जाते हैं और डेंड्राइट साइटोन के टूवर्ड्स सिग्नल को लेके आते हैं एंड रिसीव द स्टिमुलस बाय द डेंड्राइट्स. दिस वन इज द माइलिन शीट which cover the axon part. माइलिन शीट को बनाने के लिए स्वान सेल होते हैं. स्वान सेल इस माइलिन शीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ माइलिन शीट? दिस एक्ट एज अ इंसुलेटर. इंसुलेटर की तरह काम करता है और ये कंडक्शन को फास्ट भी करता है. बीच बीच में जो माइलिनेटेड एरिया के बीच में जो नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड एरिया है उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलेंगे. एक्सॉन टर्मिनल पे आके एक साइनेप्टिक नोब बन जा रही है. नोब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे घर के दरवाजे खोलने के लिए नोब इस तरीके से. दिस वन इज कॉल्ड अ सिनेप्टिक नोब. सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं. ऐसे मैं ब्रॉड करके दिखाती हूँ. ऐसे सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं. दिस वन इज अ सिनेप्टिक वेसिकल्स. इस सिनेप्टिक वेसिकल्स में भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल हैं जो कि सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंचाने का काम करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल ले देती हूँ मैं. डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड गाबा. गाबा की फुल फॉर्म होती है गामा अम्यूनो गामा ग्लूटारिक एसिड. ये भी एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है. ठीक है. तो सबसे ज्यादा मिलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है एंड प्लीजेंट क्रिएट करने वाला दिस वन इज अ डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर. दे क्रिएट अ प्लीजेंट. ओके. तो यस, नाउ नेसल्स ग्रैन्यूल्स आपको डेंड्राइट्स में मिलेंगे, सेल बॉडी में मिलेंगे. नेसल्स ग्रैन्यूल किसके बने होते हैं या मेंशन कर देती हूँ मैं. आर ई आर और आरआरएनए के बने हुए पार्ट है. ओके. तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे होंगे. आर प्रोटीन बनाता है और आरआरएनए मिलके राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं. तो राइबोसोम इज रिलेटेड विद द प्रोटीन. तो ये प्रोटीन बना रहे होते हैं. किस लिए प्रोटीन बना रहे हैं? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर प्रोटीन नेचर के ही होते हैं, तो न्यूरॉन के अंदर ही बन रहे हैं और साइनेप्टिक वेसिकल में कलेक्ट होते जा रहे हैं. तो न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन बन रही है नेसल्स ग्रैन्यूल्स के द्वारा. यस, अब ये जो डेंड्राइट ने सिग्नल रिसीव किया है, सिग्नल को लेके जाएगा टूवर्ड्स द सेल बॉडी. Okay, these fiber transmit the impulse toward the cell body. The axon is a long fiber. अब axon की बात कर रहे हैं. Axon is a long fiber और the distal end यानी कि ये वाली जो end है वो branched है. Each branched, okay, terminates as a bulb like structure. at a terminal पे bulb like structure है, इसको synaptic node कहते हैं. साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिकल वेसिकल्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं एंड एक साइनेप्स बनेगा. यहाँ पे जो है दूसरा डेंड्राइट्स होगा. ठीक है. साइनेप्स कैसे बनता है अभी आगे देखेंगे. दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और इस वाले न्यूरॉन का एक्सॉन की एंडिंग वाला पार्ट यानी साइनेप्टिक नोब वाला पार्ट मिलके एक जंक्शन बना रहे होते हैं जिसको साइनेप्स कहते हैं. बीच में एक छोटा सा गैप होता है. Based on the number of axon and dendrites, the neurons are divided into three types. पहले है multipolar neurons. ये डिवीजन एक्चुअली डेंड्राइट्स के बेसिस पे दिया गया है. तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन है, ये साइटोन है, एक तरफ एक्सॉन है और दूसरी तरफ बहुत सारे डेंड्राइट्स है. जो ये डायग्राम बना हुआ है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का बना हुआ है. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहीं से भी सिग्नल रिसीव कर सकता है
तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरेब्रम इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, वहाँ पे मिलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स में क्या है, एक डेंड्राइट्स है, एक तरफ एक्सॉन है, एक डेंड्राइट्स है और दूसरी तरफ एक्सॉन है। तो ये कहाँ मिलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स, आपको रेटिना में मिलते हैं, रेटिना ऑफ आई, एंड ऑल्सो फाउंड इन olfactory lobe in nose, olfactory lobe, olfactory epithelium, inner lining of nose, olfactory epithelium, inner lining of nose, epithelium of nose, वहाँ पे भी ये बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन सेल बॉडी विद वन एक्सॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, सिर्फ एक्सॉन ही एक्सॉन होता है, डेंड्राइट्स होता ही नहीं। ठीक, तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, सिग्नल रिसीव करने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमें कोई सिग्नल रिसीव करने की जरूरत नहीं होती है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलने वाले न्यूरॉन्स यूनिपोलर न्यूरॉन्स है, उस टाइम पे डेवलप हो रहे होते हैं। These are the two types of the axon, namely myelinated or non-myelinated. Based on the myelin sheet is divided into two types of nephron, myelinated and non-myelinated. Myelinated fibers किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं, स्वान सेल के थ्रू बनाए गए हैं। एंड द गैप, ये जो है एक और इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ओलिगोडेंड्राइट्स, देखिए ये स्वान सेल जो माइलिन शीट बनाते हैं वो पीएनएस में बनाते हैं, बट सीएनएस में बनाते हैं ओलिगोडेंड्राइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स फॉर्म माइलिन शीट इन सीएनएस। पहले नीट में ये बहुत क्वेश्चन आता था, लेकिन अब ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कि, बट फिर भी आप इसको लर्न करेंगे। ओलिगोडेंड्राइट्स माइलिन शीट बनाता है इन सीएनएस वाले न्यूरॉन्स। विच ऑफ द माइलिन शीट इज अराउंड द एक्सॉन, यस, माइलिन शीट में जो बीच बीच में गैप है उसको नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। माइलिन नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, तो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में मिलने वाले न्यूरॉन्स में माइलिन शीट होती है। स्पाइनल, कितनी स्पाइनल नर्व है, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है। कितनी क्रेनियल नर्व है, 12 पेयर ऑफ नर्व क्रेनियल्स है। ओके, तो unmyelinated nerve fiber is enclosed by a swan cell that does not form the myelin sheet. अगर किसी न्यूरॉन में माइलिन शीट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे स्वान सेल नहीं है। स्वान सेल प्रेजेंट है बट वो बना नहीं पाए माइलिन शीट को, ऐसे याद रखना है। दिस वन इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड it is a commonly found in a autonomous and somatic nervous system. Autonomous nervous system जो खुद चल रहा है, somatic nervous system is a voluntary जो हमारे हाथों पैरों में है। तो इसमें कैसे न्यूरॉन्स मिल रहे हैं, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स मिल रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज अ जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट हो रही है, उसका आगे कंडक्शन कैसे हो रहा है, दिस वन में एक इसको पैराग्राफ को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। हमारी बॉडी में 4 टाइप के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज लीकी चैनल, 4 टाइप के चैनल प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज अ लीकी चैनल, ओके। सेकेंड वर्ड इज द वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, जब भी कहीं वोल्टेज में चेंज आएगा तब ये चैनल ओपन होंगे। वोल्टेज गेटेड चैनल इज आल्सो कॉल्ड आयनिक चैनल। And next one is a ligand channel. Ligand channel केमिकल से चलते हैं। And fourth one is a mechanical channel. Mechanical channel. Okay. अब ये डेंड्राइट्स, ये एक न्यूरॉन है, इसका डेंड्राइट्स है। ओके, अब क्या हुआ, ये एक्सॉन वाला पार्ट है। नर्व का कंडक्शन एक्सॉन वाले पार्ट में ही होता है, तो एक्सॉन को मैं ब्रॉड करके बना देती हूँ इस तरीके से। ठीक,
डेंड्राइट से सिग्नल रिसीव किया, सपोज दैट कुछ पिंच हुआ, यानी कुछ मैकेनिकल चेंज हुआ, मैकेनिकल चेंज होने से मैकेनिकल चैनल ओपन हो गए, मैकेनिकल चैनल ओपन, ठीक है। कौन से चैनल हमेशा खुले रहते हैं? लीकी चैनल हमेशा खुले रहते हैं। लीकी नाम से ही क्लियर है कि ऑलवेज ओपन, लिख दीजिए यहाँ पे, दिस वन इज ऑलवेज ओपन। लीकी चैनल हमेशा खुले रहते हैं। लीकी चैनल में हो क्या रहा होता है, यहाँ पे हमेशा एटीपी खर्च हो रही होती है, और इस फिनोमिना के अकॉर्डिंग 3 सोडियम बाहर जा रहे होते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे होते हैं। ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, द न्यूरोलेमा या एक्सोलेमा, जो एक्सॉन के ऊपर वाली मेम्ब्रेन है उसको एक्सोलेमा कहते हैं। तो एक्सोलेमा इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमिएबल है एज कंपेयर टू अ सोडियम आयन। अब आप देख रहे हो कि पॉजिटिविटी बाहर की तरफ जा रही है, सोडियम आयन बाहर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो बाहर बहुत ज्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अंदर भरा हुआ फ्लूइड है जिसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें फ्लूइड घूम रहे हैं और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। तो अंदर जब नेगेटिव नेगेटिव के साइन है, इसका मतलब है इस स्टेज को कहते हैं पोलराइज स्टेज। पोलर पानी डाल दिया है, ठंडा स्टेज, रेस्ट स्टेज, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वाली कंडीशन में अंदर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब मैकेनिकल चैनल ओपन होगा, ठीक है। ये वाली चीज हमेशा ओपन रहेगी जब आप रेस्ट में हैं, जब आप सो रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी लीकी चैनल ओपन रहते हैं और न्यूरॉन्स आपके पोलराइज हैं। लेकिन जैसे ही इसको कोई छोटा सा भी सिग्नल मिलता है, न्यूरॉन्स घट से एक्टिव हो जाते हैं। तो पहला है मैकेनिकल चैनल। मैकेनिकल चैनल ने क्या किया, वोल्टेज में वेरिएशन कर दिया। मैकेनिकल चैनल ने वोल्टेज में वेरिएशन कर दिया। रेस्टिंग स्टेज का वोल्टेज होता है -70 MV, तो -70 MV से 0 पहुंचा दिया, बढ़ा दिया, तो यहाँ पे प्रेजेंट वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम के अलग होते हैं और पोटेशियम के अलग होते हैं। सोडियम वाले पहले खुल जाते हैं और पोटेशियम वाले बाद में। जैसे ही सोडियम आयन के चैनल खुलेंगे, तेजी से सोडियम अंदर आने लगेगा। अंदर आने को बोलते हैं इनफ्लक्स। क्यों अंदर आ रहा है, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा था। जब लीकी चैनल खुले हुए थे, ऑटोमेटिकली सोडियम बाहर जाए जा रहा था। तो अब सोडियम वाले चैनल खुले हैं, इसीलिए सोडियम अंदर आएगा टू मेंटेन देयर कंसंट्रेशन। सोडियम अंदर अंदर आता जा रहा है और अंदर पॉजिटिव 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 होता जा रहा है, बाहर नेगेटिव 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 होता जा रहा है। अब सोडियम के पीछे पीछे पोटेशियम वाले चैनल भी खुल जाते हैं। सोडियम के पीछे पीछे पोटेशियम वाले चैनल भी खुल जाते हैं। पोटेशियम तेजी से बाहर जाएगा, पोटेशियम तेजी से बाहर जाएगा। पोटेशियम के बाहर जाने से पीछे नेगेटिव 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 होता जाएगा, आगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम के चैनल से सोडियम अंदर आ रहा है। पीछे नेगेटिव 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 होगा, क्योंकि पोटेशियम चैनल से पोटेशियम बाहर जा रहा है। जब सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा होता है, उस कंडीशन को कहते हैं डीपोलराइजेशन, यानी अब नर्व एक्टिव हो गई है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद जब पीछे से पोटेशियम आयन निकल रहा है, उसको कहेंगे रीपोलराइजेशन, अगेन रेस्ट, फिर से पीछे नेगेटिव नेगेटिव होता जा रहा है। जैसे कि कोई ट्रेन की पटरी हो, जिस टाइम पटरी के इस पोजीशन पे ट्रेन पहुंची है, तो बस वही एरिया चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जहां तक नहीं पहुंची है वो भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जहां से होकर आ गई है वो भी पीछे हो गया नेगेटिव नेगेटिव। तो इस वाली कंडीशन को बोल दो पोलराइजेशन, जहां तक ट्रेन अभी पहुंची नहीं है, पोलराइजेशन। इस वाली कंडीशन को बोल दो डीपोलराइजेशन, और इस वाली कंडीशन को बोल दो रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, यानी अगेन रेस्ट, यहाँ से ट्रेन होकर आ चुकी है। इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो प्रॉपरली समझ पाएंगे कि कैसे कैसे नर्व कंडक्शन हुआ। इसके आगे एक चीज होगी, जब एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंच जाएगा तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल कैसे पहुंचेगा, उसको ट्रांसमिशन कहते हैं, इसको कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनली तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। दिस वन इज अ पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन।
एक बार अगर रीड करना है तो हम एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं. Yes, neurons are excitable. Yes, is most important. Neurons इतने excitable content है, कोई भी cell excitable नहीं है except the neurons. Cell because their membrane are polarized state. Do you know why the membrane of neuron is polarized? पोलराइज्ड का मतलब है उस टाइम रेस्ट स्टेज में है. डिफरेंट टाइप ऑफ आयनिक चैनल प्रेजेंट होते हैं. आयनिक चैनल सिलेक्टिवली परमेबल टू अ डिफरेंट डिफरेंट आयन, अलग अलग भी हैं. इंडिविजुअल सोडियम के चैनल और पोटेशियम के चैनल. व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टेड एनी इम्पल्स, जब कोई इम्पल्सेस नहीं है न्यूरॉन के पास, रेस्टिंग स्टेज होगी, पोलराइज स्टेज होगी, उस टाइम पे लीकी चैनल ओपन हो रहे होंगे, एक्सॉन मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है. तो पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू अ सोडियम आयन. तो मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि एक्सोलेमा जो है, एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है, वो मोर परमेबल टू अ पोटेशियम आयन देन द सोडियम आयन. सोडियम आयन के कंपैरेटिवली पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमेबल है. द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन. वो पहले से ही एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट है. तो अंदर का नेचर नेगेटिव 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 पोलराइजेशन स्टेज में. The exoplasm inside the axon contain a higher concentration of potassium ion and negatively charged protein. और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन उसके अंदर कम होती है. द फ्लूइड आउटसाइड जो जा रहा है एक्सॉन में कंटेन अ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन. आई मीन पोटेशियम आयन बाहर कम है, ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन बाहर ज़्यादा है. फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना दिया इन्होंने, एक डिफरेंस बना दिया. The ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport ion by the sodium potassium pump वहाँ पे लगे होते हैं जिसको लीकी चैनल कहते हैं. 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे. ये चीज़ याद रखनी है आपको. वैसे भी पॉजिटिविटी बाहर जाता है और बाहर 3 सोडियम जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं. तो बाहर का नेचर पॉजिटिव पॉजिटिव ऑटोमेटिकली बन गया पोलराइज स्टेज में. पोलराइज स्टेज, ठीक है. तो ये बता रहे हैं एक्सोप्लाज्म मेम्ब्रेन पोजेसेस पॉजिटिव व्हाइल इनर सरफेस, आउटर सरफेस तो पॉजिटिव होगी और इनर सरफेस नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है. चार्ज हो गई है, देयरफॉर अ पोलराइज स्टेज होगी. द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ रेस्टिंग पोटेंशियल. उस पोटेंशियल को रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं. कितना होता है? -70 MV में मेंशन कर देती हूँ. -70 MV. ओके. एंड this one -30 MV. This one is a -30 MV. Okay. You might be curious to know that about the mechanism generation of the nerve impulse to conduct along then axon. कैसे axon के along run करती है when stimulus is applied at a site. जब कोई stimulus मिलता है, polarized membrane become depolarized. Okay. Suppose that किसी भी जगह पे एक active site पे stimulus मिला, freely permeable sodium ion पहले खुल जाएंगे. This lead to a rapid influx of the सोडियम आयन अंदर तेजी से आना शुरू हो जाएंगे. द आउटर सरफेस मेम्ब्रेन बिकम अ नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. द पोलराइज ऑफ द मेम्ब्रेन एट अ साइट ए thus revised and then hence depolarization. The electric potential difference across the membrane at a site A is called the action potential. अब depolarization वाली स्टेज को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. ओके. पोलराइजेशन वाले को हम बोल रहे थे रेस्टिंग पोटेंशियल. पोलराइजेशन, depolarization. Okay. Which in fact the term has a nerve impulse at a site immediately ahead axon. B side membrane has a positive charge on the outer surface, negative charge on the inner surface. As the result, current flow inner surface of A to B side on the outer surface current from B to A side. ये बता रहे हैं आपको कि A से करंट B में जा रहा है. ठीक है, इस तरीके से. और बी से वापस ये ए में आ रहा है. यस. तो मैंने आपको बताया था पीछे नेगेटिव नेगेटिव होता जा रहा है.
To complete a circuit of current flow, the polarity of the site revised and the action potential generated at a B site. B site action potential generate हो रहा है, as does the impulse generate A arrive at a B site. ठीक है. The sequence of the repeated along the length of the axon, पूरा यही sequence repeat होता रहेगा एक्सॉन की लेंथ तक, एंड तक पहुंचना है इसको, और एक्सॉन टर्मिनल को एक्टिव करना है. ओके. एंड ये मैंने बताया था आपको कि सोडियम आयन के चैनल बहुत कम देर के लिए खुलेंगे एंड क्विकली बंद हो जाएंगे. उसके पीछे पीछे जो है पोटेशियम आयन के चैनल खुलेंगे, लिखा हुआ है इन्होंने. एंड दस द पोटेशियम आयन डिफ्यूजेज आउटसाइड जाना शुरू हो जाएगा. कई बार ऐसा होता है कि पोटेशियम आयन इतनी तेजी से बाहर चला जाता है कि हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन आ जाती है. हाइपर polarization. Okay, hyperpolarization, this one. And nerve fiber become excited and once is responsible for the further stimulation. Okay. एंड ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, कैसे जा रहा है? साइनेप्स मैंने आपको बताया था, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स. कैसे बन रहा है ये जंक्शन? बीच में एक क्लैफ्ट आता है. दिस वन इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. और इसके नीचे रिसीव करने वाला जो डेंड्राइट्स है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ओके. बीच में जो खाली जगह है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर आके अपना काम करेंगे. साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो इट इज मेम्ब्रेन फॉर्म ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, जिसके बीच में एक सेपरेशन गैप है जिसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट. इस तीनों के फॉर्मेशन को या जंक्शन को हम साइनेप्स कहते हैं. ओके. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी हो सकती हैं, केमिकल साइनेप्स भी बन सकते हैं. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स तब बनते हैं, हमारी बॉडी में रेयरली इलेक्ट्रिकल साइनेप्स मिलते हैं. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स तब बनते हैं जब कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप ना हो, साइनेप्स नहीं हो, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलते हैं. लेकिन हमारी बॉडी में ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनके बीच में गैप है, यानी कि केमिकल साइनेप्स चलता है. न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से चलने वाला साइनेप्स को केमिकल साइनेप्स कहते हैं. और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन अ क्लोज प्रॉक्सिमेटली. बिल्कुल पास में चिपके होते हैं. इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन. दी साइनेप्स बहुत फास्ट होगा. ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन. सेम वैसे ही हो रहा है बट बहुत तेजी से बिना केमिकल साइनेप्स के पहुंचे. एक्सॉन वाली चीज़ सेम है, एक्सॉन वाली चीज़ सेम है, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने वाला चीज़ अलग है. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स का ये बताना चाह रहे हैं. ओके. तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती. न्यूरॉन्स आपस में चिपके हुए, कोई गैप नहीं है. और केमिकल साइनेप्स में आपको ज़रूरत पड़ती है न्यूरोट्रांसमीटर की, और बीच में जो है वो गैप प्रेजेंट है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है. ओके. तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत फास्टर हैं दैन अक्रॉस द केमिकल साइनेप्स की कंपैरिजन में. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारी बॉडी में बहुत रेयरली मिलते हैं और केमिकल साइनेप्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं एवरी पार्ट इन आवर बॉडी. केमिकल साइनेप्स में आपको बताया था कि एक साइनेप्स बनता है बिटवीन प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच. ये एक्सॉन का टर्मिनल वाला पार्ट होता है और दूसरे डेंड्राइट्स वाला पार्ट होता है दूसरे न्यूरॉन का. एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स मिलके ये वाला जंक्शन बना रहे होते हैं. बीच में एक खाली जो जगह है, थोड़ा सा गैप जो प्रेजेंट है, दिस वन इज कॉल्ड अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट फ्लूइड फिल्ड स्पेस है. न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आएगा, डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट रिसेप्टर रिसीव कर लेंगे न्यूरोट्रांसमीटर को. We know how the presynaptic neurons transmit an impulse action potential across the synaptic cleft to the postsynaptic neurons. तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि
प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को कैसे एक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड करता है? इसको केमिकली कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। कैसे प्रोवाइड करेगा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल? केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। मैं आपको बता चुकी हूँ न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक्सॉन के टर्मिनल वाले पार्ट में सिनेप्टिक वेसिकल में भरे होते हैं। लिखा हुआ है द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन अ वेसिकल्स filled with their neurotransmitter. What an impulse is action potential arrive at the axon terminal. जैसे ही impulse axon terminal पे पहुंचती है it stimulate the movement of the synaptical vesicle और ये synaptical vesicle के movement को बढ़ा देती है। synaptical vesicle burst हो जाते हैं fused with the plasma membrane okay and release their neurotransmitter. कैल्शियम आयन का भी बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। जब आपने ऊपर पढ़ा पोटेशियम और सोडियम का रोल, यहाँ पे सिनेप्टिकल वेसिकल को बस्ट कराने के लिए मेन रोल आता है कैल्शियम आयन का। जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पे हमारा इम्पल्स पहुंचता है, यहाँ पे प्रेजेंट कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम कहीं भी होगा कॉन्ट्रैक्शन देगा। कैल्शियम कहीं भी है ब्लड में है तो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन देगा, मसल्स में है तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन देगा और न्यूरॉन में है तो न्यूरॉन को कॉन्ट्रैक्शन देगा। कॉन्ट्रैक्शन करने से ये सिनेप्टिकल वेसिकल बस्ट हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है एंड दीज आर रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन्स। इसको ये एक जंक्शन के थ्रू समझाया गया है। दिस वन इज अ साइनैप्स, तीनों को मिला के साइनैप्स बन रहा है, ठीक बात है। एंड नेक्स्ट वन द मेम्ब्रेन एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में चले गए। दिस रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड द स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगे प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यस जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर है उस पे जाके बाइंड हो जा रहे हैं। दिस बाइंडिंग ओपनिंग चैनल अलाउ द एंट्री ऑफ आयंस which generate an action potential in a postsynaptic neurons. जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर पे जाके अटैच हो गए, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर को एक स्टिमुलस मिल गया और उसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। The new potential developed may be either excitatory or inhibitory. यस वो न्यूरोट्रांसमीटर पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन होने वाली है, न्यूरॉन्स बिकम एक्साइटेड और इनहिबिटरी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बॉडी का सेंटर पार्ट ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ओके दिस वन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है आपकी बॉडी का। ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पे काम करता है। जो कमांड मिलता है उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और इंस्ट्रक्ट